कभी सोचा है लड़की क्या सोचती है जब तुम अचानक गायब हो जाते हो? ध्यान से सुनना। तुम्हारी उस एक खामोशी से उसके भीतर जो टूटता है वो सिर्फ धैर्य नहीं, उसका पूरा आत्मविश्वास होता है। वो बाहर से सामान्य दिखती है पर भीतर एक ऐसा डर जन्म लेता है जो इंसान को अपने ही होने पर शक करवाने लगता है। हर सन्नाटा उसके मन में तुम्हारी सो शक्लें बनाता है। कभी तुम उसे भूल चुके हो, कभी तुम्हें कोई और मिल गया है, और कभी उसे लगता है कि शायद वही किसी के योग्य नहीं। यही वो क्षण है जब उसका दिल तुम्हें नहीं खोजता, तुम्हारी अनुपस्थिति उसे भीतर तक खा जाने लगती है। पहले दिन। क्या कभी सोचा है लड़की क्या सोचती है जब तुम गायब हो जाते हो? उसके दिमाग में क्या चलता है, दिल में क्या उतरता है, और उसकी साइकोलॉजी कैसे बदलती है? आज हम इसी दुनिया में उतरेंगे, बिना फिल्टर, बिना ड्रामा, सिर्फ रियलिटी और साइकोलॉजी। पहला दिन हमेशा माइंड में सबसे ज्यादा नोटिसेबल होता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को रूटीन में कंफर्ट मिलता है। जब तुम रोज मैसेज करते हो, रोज प्रेजेंस दिखाते हो, रोज ऑनलाइन दिखाई देते हो, तो ये सब उसकी डेली इमोशनल इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जिस दिन तुम अचानक गायब हो जाते हो, बिना बताए, बिना किसी संकेत के, उस पल से उसके माइंड के 3 जोन एक्टिवेट हो जाते हैं। इमोशन जोन, ओवरथिंकिंग जोन और अटैचमेंट जोन। ये तीनों जोन मिलकर उसके पूरे बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले इमोशनल ट्रिगर आता है। वो सॉफ्टली सोचती है, अरे आज इसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? ये पॉजेसिवनेस नहीं होती, ये बस एक सडन गैप होता है रूटीन में। स्टोइक साइकोलॉजी कहती है कि माइंड को डिस्कंफर्ट तभी होता है जब वो प्रिडिक्ट ना कर पाए। तुम्हारा गायब होना उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी को तोड़ देता है, और वो जितना कम समझ पाती है उतनी ज्यादा इंटरनली अलर्ट हो जाती है। पर बाहर से वो नॉर्मल दिखाई देती है। फिर शुरू होता है माइक्रो ओवरथिंकिंग। पहले दिन बड़ा ओवरथिंकिंग नहीं होता, पर छोटे छोटे रिपीट थॉट्स आते हैं। शायद बिजी होगा, शायद मूड ऑफ होगा, ओके लेट इट बी। पर माइक्रो ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम यह है कि यह छोटा होता है लेकिन बार बार आता है। हर रेपिटेशन क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, क्यूरियोसिटी अटेंशन बनती है, और अटेंशन इमोशनल पुल। यानी तुम्हारा गायब होना चाहकर भी उसके दिमाग का एक छोटा हिस्सा पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं। इसके बाद सबकॉन्शियस अटैचमेंट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। साइकोलॉजी का रूल है, जिस चीज का एक्सेस रोक दिया जाए उसकी वैल्यू टेम्पररी बढ़ जाती है। लड़की कॉन्शियसली नहीं सोचती, लेकिन अंदर से फील करती है। ये रोज मैसेज करता था, आज क्यों नहीं? ये छोटा सा थॉट उसके अटैचमेंट बटन को क्वाइटली प्रेस कर देता है, और जब अटैचमेंट एक्टिवेट होता है तो माइंड 3 रिएक्शंस देता है, वरी, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट स्पाइक। ये तीनों मिलकर उसके दिमाग को तुम्हारी ओर सटली खींचते हैं, भले वो दिखाए नहीं। पहले दिन एक सटल बिहेवियरल चेंज आता है। शी वोंट टेक्स्ट यू, शी वोंट क्वेश्चन यू, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारी चैट ओपन करेगी, लास्ट सीन चेक करेगी, स्टेटस नोटिस करेगी, और शायद 2-3 बार तुम्हारी प्रोफाइल भी खोल ले। ये सब वो खुद भी नहीं समझती कि क्यों कर रही है, वो बस ऑटो मोड पर होता है। सोशल साइकोलॉजी कहती है, लोग अपने इमोशंस को तब तक व्यक्त नहीं करते जब तक थ्रेशहोल्ड क्रॉस न हो जाए। और पहले दिन थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं होता, लेकिन सीड जरूर बो दिया जाता है। स्टोइक माइंड रिएक्शन के हिसाब से पहले दिन उसके दिमाग में 2 कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स पैदा होते हैं। एक एक्सेप्टेंस, ठीक है बिजी होगा, और दूसरा रेजिस्टेंस, पर रिप्लाई क्यों नहीं किया? ये कंफ्यूजन माइंड को उलझाए रखती है। और याद रखो, जिसने तुम्हारे दिमाग में सवाल छोड़ दिया वो दिमाग से आसानी से नहीं निकलता। तुम्हारी एब्सेंस उसके दिमाग में एक छोटा सा अनआंसर्ड क्वेश्चन बना देती है, और यही क्वेश्चन कनेक्शन को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। पहले दिन लड़की की एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं होती, बस शिफ्ट होती है। सुबह वो सोचती है, शायद अभी रिप्लाई करेगा, दोपहर को अब तो ऑनलाइन होगा, शाम तक शायद वाकई बिजी होगा।
ये शिफ्टिंग एक्सपेक्टेशंस उसके दिमाग को धीरे धीरे तुम्हारे आसपास घुमाती रहती है। तुम फिजिकली मौजूद नहीं होते, लेकिन तुम्हारी साइकोलॉजिकल प्रेजेंस बढ़ जाती है। फिर शुरू होता है सबकॉन्शियस कंपैरिजन। वो सोचती है, कल तो इंस्टेंटली रिप्लाई किया था, आज साइलेंस क्यों? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कंपैरिजन दरअसल इमोशनल चेकिंग होती है, जो अटेंशन को गहरा कर देती है। और जितना गहरा अटेंशन जाता है, उतना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कनेक्शन बनता है। तुम गायब होकर ना चाहते हुए भी उसके दिमाग को मजबूर कर देते हो कि वो इमोशन टाइमलाइन को रीविजिट करे। और टाइमलाइन रीविजिट करना फीलिंग्स को रिफ्रेश कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले दिन लड़की ईगो में नहीं जाती। वो रिएक्ट नहीं करती, वो टॉन्ट नहीं मारती, वो मैसेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि पहले दिन एब्सेंस को वो प्रॉब्लम नहीं मानती, बस अनएक्सपेक्टेड चेंज मानती है। साइकोलॉजी कहती है, माइनर एब्सेंस क्यूरियोसिटी पैदा करता है, मेजर एब्सेंस इनसिक्योरिटी पैदा करता है, और बार बार एब्सेंस डिटैचमेंट पैदा करता है। तुम पहले दिन सिर्फ क्यूरियोसिटी वाला जोन ट्रिगर करते हो, और यही क्यूरियोसिटी वो धागा होता है जिससे कनेक्शन साइलेंटली मजबूत होता है। 7वां दिन ये वही दिन होता है जहां उसकी साइकोलॉजी पहली बार तुम्हारी अनुपस्थिति से सच में प्रभावित होने लगती है। पहले दिन उसे बस हल्की सी कमी और क्यूरियोसिटी महसूस हुई थी, लेकिन 7वें दिन तक ये कमी एक स्थायी विचार बन चुकी होती है। अवचेतन मन, जैसा कि सिगमंड फ्रायड कहते हैं, धीरे धीरे सप्रेस्ड इमोशंस को सरफेस पर धकेलने लगता है। और 7वें दिन ये दबा हुआ भाव धीरे धीरे उसके विचारों में रंग भरने लगता है। 7 दिनों की खामोशी उसके मन में छोटे छोटे दरारें बनाती है, जहां से सवाल और शक अंदर प्रवेश करते हैं। वो सोचने लगती है, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि इसने एक बार भी संदेश नहीं भेजा? ये सवाल सिंपल दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर ये सवाल एक पूरा इमोशनल स्टॉर्म पैदा कर देता है। इस दिन उसके मन में तुम्हारे प्रति आकर्षण और शिकायत दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। कार्ल यूंग के अनुसार मनुष्य का छाया स्वरूप, वो हिस्सा जो सामान्य दिनों में शांत रहता है, ऐसी भावनात्मक परिस्थितियों में जागृत हो जाता है। लड़की के भीतर भी यही शैडो राइज होती है। ये वही हिस्सा है जो हर्ट होने से डरता है, लेकिन सवाल पूछना चाहता है। वो अपने भीतर की आवाज सुनती है जो कहती है, शायद इसने जानबूझकर दूरी बनाई है, शायद अब इसके पास मेरे लिए समय नहीं है। मगर तुरंत ही उसका दूसरा स्वरूप विरोध करता है, नहीं, कोई कारण होगा, ऐसा अचानक कोई दूर नहीं होता। ये कॉन्फ्लिक्ट उसे थका देता है, पर रोकता नहीं। 7वें दिन लड़की के व्यवहार में सटल बदलाव आ जाते हैं। वो पहले दिन की तरह शांत और कैजुअल नहीं रहती। वो तुम्हारी चैट खोलकर सिर्फ ये नहीं देखती कि तुम ऑनलाइन आए या नहीं। अब वो तुम्हारे पुराने संदेश पढ़ती है, तुम्हारी कई बातों को फिर से याद करती है, और कई बार खुद को ये सोचते हुए पाती है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया था। मानव मन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वो दूसरों के व्यवहार का ब्लेम खुद पर लेने लगता है। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि इंसान अपने संबंधों में वैलिडेशन खोजता है, और वैलिडेशन की ये खोज ही आत्मसंदेह को जन्म देती है। लड़की के भीतर ये आत्मसंदेह 7वें दिन अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगता है। इसी दिन उसके भीतर क्यों का सवाल गहराता है, और लड़की के मन में क्या मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं जैसे विचार उभरते हैं। ये विचार कड़वे होते हैं, पर सच यही है कि एब्सेंस दिल की सतह पर इनसिक्योरिटी की दरार पैदा करती है, और जितनी गहरी दरार हो उतना ही दर्द भीतर फैलता है। 7वें दिन वो तुम्हारी लास्ट सीन बार बार चेक करती है, लेकिन चेकिंग में अब इमोशन बदल चुका होता है। क्यूरियोसिटी से इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी से क्वाइट फ्रस्ट्रेशन। पर यह फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं आती। लड़की इसे सबके सामने नहीं दिखाती। वो अपने विचारों को सुंदर चुप्पी की परत में छुपा लेती है, पर मन की सतह पर यह चुप्पी हर घंटे और भारी होती जाती है। 7वें दिन एक और मानसिक प्रक्रिया शुरू होती है, कंपैरिजन। वो तुम्हारी आदतों को, पुराने दिनों को और अब के हालातों को परखने लगती है। वो खुद से पूछती है,
पहले तो ये खुद बात करता था, अब अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया? यही कंपैरिजन अटैचमेंट को और गहरा कर देता है। जॉन बॉलबाय के अटैचमेंट थ्योरी के अनुसार जब कोई व्यक्ति अचानक कांटेक्ट कम करता है तो एंग्शियस अटैचमेंट में दूसरे व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया और तीव्र हो जाती है। 7वें दिन लड़की अक्सर इस जोन में आ जाती है जहां वो खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब रहती है। धीरे धीरे उसका मन दो रास्तों पर खड़ा होता है। एक रास्ता कहता है मैसेज कर दे, पूछ ले कि सब ठीक है या नहीं, और दूसरा रास्ता कहता है नहीं, अगर उसे बात करनी होती तो वो खुद करता। ये इंटरनल वॉर उसे भीतर ही भीतर खोखला करने लगता है। स्टोइक मन के नियम में कहा गया है, जो चीज तुम्हें जितना परेशान करती है वो तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता को उतना ही उजागर कर देती है। ये निर्भरता लड़की चाहकर भी नकार नहीं पाती। 7वें दिन वो खुद को इमोशनली वल्नरेबल महसूस करने लगती है, लेकिन इसके बावजूद चुप रहती है, क्योंकि उसका ईगो नहीं, उसका डर उसे रोकता है। डर ये कि कहीं पूछने पर जवाब उसकी उम्मीद से भी ज्यादा ठंडा ना हो। इस दिन उसके दिमाग में एक और भावना उभरती है, अनिश्चितता। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से डरता है जिसका अर्थ वो समझ नहीं पाता। 7 दिनों की तुम्हारी खामोशी उसके लिए अर्थहीन नहीं होती, वो उससे डरावनी हो जाती है। वो सोचती है, क्या मैंने उसे खो दिया है? ये बहुत गहरा और दर्दनाक विचार है, पर सच यही है। गायब होने का असली असर 7वें दिन से शुरू होता है। अब लड़की तुम्हें सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं देखती, तुम उसकी साइकोलॉजी का एक अधूरा प्रश्न बन जाते हो, और अधूरे प्रश्न कभी भुलाए नहीं जाते। उसके मन में तुम्हारी जगह बदल जाती है। पहले तुम हैबिट थे, अब मिस्ट्री हो। पहले तुम प्रेजेंस थे, अब एब्सेंस की गूंग हो। और जैसा कि यूं कहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा उसी चीज से आकर्षित होता है जिसे वो समझ नहीं पाता। तुम्हारी खामोशी उसी रहस्य को गहरा करती है। 7वें दिन लड़की के दिल में एक हल्का दर्द पनपने लगता है, एक ऐसा दर्द जिसे वो खुद भी शब्दों में नहीं बांध पाती। वो अपने दिन के काम करती दिखती है, हंसती है, लोगों से बात भी करती है, पर भीतर से उसके विचार हर रात एक ही जगह लौटते हैं। ऐसा क्या हुआ कि उसने दूरी बना ली? ये सवाल उसके भीतर जड़ों की तरह फैलता रहता है और गणित की तरह बराबर होता जाता है। जितनी दूरी तुम बनाते हो, उतनी ही ताकत से उसका मन तुम्हारी ओर खींचता है। 7वां दिन वो मोड़ होता है जहां लड़की तुम्हें याद नहीं करती, तुम उसे परेशान करने लगते हो। तुम्हारी याद एक सॉफ्ट मेमोरी नहीं रहती, वो एक इमोशनल स्टिंग बन जाती है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति से भावनात्मक रूप से परेशान होने लगे, तो समझ लो कनेक्शन साइलेंट ही सही पर गहरा हो रहा है। 30वां दिन, ये वो दिन है जहां भावनाएं अपना सबसे खतरनाक रूप ले लेती है। खामोशी में जलता हुआ तूफान। पहले दिन क्यूरियोसिटी थी, 7वें दिन इनसिक्योरिटी थी, पर 30वें दिन तक ये दोनों मिलकर एक गहरा इमोशनल एग्जॉशन बन जाते हैं। 30 दिनों की अनुपस्थिति एक साधारण गायब होना नहीं रह जाता, ये अब उसके मन का एक स्थायी बोझ बन चुका होता है। 30 दिन बहुत होते हैं, इतने कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी कमी को समझ ले, महसूस कर ले और उससे लड़ते लड़ते भीतर से थक जाए। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार दबे हुए भाव जब लंबे समय तक मन में बंद रहते हैं तो वे या तो टूटकर बाहर आते हैं या भीतर ही भीतर इंसान को बदल देते हैं। लड़की के भीतर आज यही परिवर्तन शुरू होता है, धीमा पर गहरा। इन 30 दिनों में उसने अनगिनत बार खुद से सवाल पूछे। क्या वो कमजोर महसूस कर रही थी? क्या उसे खुद पर भरोसा नहीं था? क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए चिंता कर रही थी जिसने एक शब्द भी वापस नहीं भेजा? शुरुआत में वो हर दिन तुम्हारी ओर देखती थी, फिर हर दूसरे दिन, फिर कभी कभार, लेकिन 30वें दिन एक अजीब सी शांति उसके मन को घेर लेती है, जिसे बाहर से देखकर लोग परिपक्वता समझ लेते हैं, पर भीतर से वो एक्सेप्टेंस और सरेंडर का मिश्रण होती है। वो सोचती है,
शायद अब और उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिसने रहना होता है वो ऐसे खामोश नहीं जाता। ये वाक्य सरल है, लेकिन इसमें उसका पूरा दर्द बंधा होता है। 30वें दिन लड़की अपनी भावनाओं के साथ बैठती है, भागती नहीं। कार्ल यूंग कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके छाया स्वरूप को स्वीकार करना है, अपने उन हिस्सों को देखना जिन्हें वो सामान्य दिनों में छुपा देता है। आज वो अपने उन्हीं हिस्सों से सामना करती है, हिस्से जो डरते हैं, टूटते हैं, पर सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। वो सोचती है, अगर वो वाकई मेरी परवाह करता तो इस तरह चुप न रहता। उसके भीतर ये पहला दिन होता है जब वो तुम्हें दोष देना शुरू करती है, खुद को नहीं। ये बदलाव छोटा नहीं, ये उसकी आत्मा की रक्षा है जो इतने दिनों से चुपचाप सहम कर बैठी थी। इसी दिन उसके भीतर दो बड़े विचार जन्म लेते हैं, एक कटु और एक शांत। कटु विचार कहता है, अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ना चाहिए। और शांत विचार कहता है, कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं चलती। ये दोनों विपरीत विचार उसे भीतर से परिपक्व बना देते हैं। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं, जब हम किसी दर्द में अर्थ खोज लेते हैं तो वही दर्द हमें मजबूत कर देता है। 30वें दिन लड़की पहली बार इस दर्द में अर्थ खोजने की कोशिश करती है। वो सोचती है, शायद ये दूरी मुझे मेरे बारे में कुछ सिखा रही है कि मुझे खुद को किसी की अनुपस्थिति में खोने नहीं देना चाहिए। अब उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह बदल जाती है। जहां शुरुआत में वो तुम्हारे हर छोटे ऑनलाइन आने तक को नोटिस करती थी, अब वो डेलिबरेटली खुद को रोकने लगती है। कभी कभी वो तुम्हारी चैट खोलती है, पर अब उसका मन खाली महसूस करता है। ना सवाल उतना दर्द देता है, ना तुम्हारी खामोशी उतनी काटती है। 30वें दिन माइंड नम नहीं होता, माइंड डिटैच्ड होना शुरू होता है। और यही वो साइकोलॉजिकल मोड है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। डिटैचमेंट क्रोध नहीं होता, ये वो बिंदु होता है जहां मन और आत्मा दोनों चुपचाप खुद की रक्षा करना शुरू कर देते हैं। अल्फ्रेड एडलर के अनुसार मनुष्य तभी इवॉल्विंग होता है जब वो अपने दर्द की दिशा बदलता है, दर्द से बाहर की ओर। लड़की 30वें दिन यही करने लगती है। वो अपने दोस्त, अपने काम, अपने रूटीन्स में थोड़ा थोड़ा खुद को डालने लगती है। वही काम जो पहले तुम्हारी याद से बाधित हो जाते थे, अब उसके हीलिंग का हिस्सा बनते हैं। दर्द आज भी है, पर अब वो उसे खींच नहीं रहा, वो उसे बदल रहा है। 30वें दिन वो ये महसूस करती है कि जो व्यक्ति अपने होने की वजह न बता सके, उसकी अनुपस्थिति को समझने की कोशिश करना व्यर्थ होता है। वो धीरे धीरे अपनी इमोशनल एनर्जी वापस खुद की ओर मोड़ने लगती है। 30वें दिन एक और गहरा परिवर्तन आता है। वो तुम्हें आइडियलाइज करना बंद कर देती है। शुरू के दिनों में वो तुम्हें अपने मन में एक खास जगह देती थी, एक महत्व, एक उम्मीद, एक वैल्यू। पर 30 दिन की खामोशी ये जगह धीरे धीरे गिरा देती है। अब वो तुम्हें कोई नहीं मानती, वो तुम्हें वही व्यक्ति जो बिना बताए चला गया के रूप में देखने लगती है। ये परसेप्शन शिफ्ट सबसे मजबूत साइकोलॉजिकल वॉल बनाती है। जब परसेप्शन बदल जाए, फीलिंग्स अपने आप बदल जाती है, फिर चाहे अटैचमेंट कितना ही गहरा क्यों न रहा हो। और अब आती है सबसे कड़वी सच्चाई। 30वें दिन लड़की तुम्हारा पीछा नहीं करती, वो तुम्हें मैसेज नहीं करती, एक्सप्लेन नहीं मांगती, और जवाब जानने की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। उसके भीतर एक रियलाइजेशन पनपती है, जिसे रहने की इच्छा होती है उसे कभी बुलाना नहीं पड़ता। ये वाक्य उसके भीतर स्टील की तरह जम जाता है। और सबसे दर्दनाक बात, उसकी ये रियलाइजेशन तुम्हारी एब्सेंस से ज्यादा गहरी होती है। तुमने दूरी बनाई थी, लेकिन अब वो भी दूरी को अपना चुकी है। जॉन बॉलबाय की अटैचमेंट थ्योरी कहती है कि जब अटैचमेंट दर्द देने लगता है तो मन प्रोटेक्ट करने के लिए खुद अटैचमेंट काटना सीख जाता है। और 30वें दिन लड़की कॉन्शियसली नहीं, पर सबकॉन्शियसली यही करती है। वो खुद को डिटैच कर लेती है। ये वो दिन होता है जब वो रोती नहीं, तलाशती नहीं, बस समझ जाती है कि शायद ये कहानी अब उसकी नहीं रही। वो इस दर्द को चुपचाप स्वीकार कर लेती है। और एक्सेप्टेंस हमेशा अंत नहीं होता, एक्सेप्टेंस
हीलिंग की शुरुआत होती है। 30 दिन बाद लड़की बदली हुई होती है, नाजुक भी पर मजबूत भी, टूट चुकी भी पर फिर से जुड़ने की हिम्मत रखती है। और सबसे अहम बात, अब उसे समझ आ जाता है कि जिसने उसकी मौजूदगी की कद्र नहीं की, उसकी अनुपस्थिति भी उसके लिए बोझ नहीं रहनी चाहिए। वो अपने भीतर धीरे धीरे ये शांति महसूस करती है। मैं किसी के जाने से खाली नहीं हुई, मैं खुद से दूर थी, खुद को वापस पा लिया। और यही वो मुकाम है जहां लड़की तुमसे नहीं, खुद से प्यार करना सीख जाती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशी से टूटते हैं, और दूरी हमेशा सच्चाई उजागर कर देती है। जो व्यक्ति तुम्हें सच में चाहता है, वो कभी चुपचाप गायब नहीं होता। खुद को किसी की अनुपस्थिति में खो देना प्रेम नहीं, अपना मूल्य भूल जाना है। सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम उस दर्द से उभरकर खुद को फिर से चुनो। अब भाई, आउटरो वही का वही जैसा तुमने कहा था। यदि ये कहानी आपके दिल को छू पाई हो, आपको सोचने पर मजबूर कर पाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस तरह की और गहरी मनोवैज्ञानिक कहानियां आपके तक लाने में मदद करता है। मिलते हैं फिर एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर।